जय हिंद। आज समझते हैं विपणन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक नेचर ऑफ मार्केटिंग। विपणन की विशेषताएं क्या है? सबसे पहला है ये ह्यूमन एक्टिविटी। यह एक मानवीय क्रिया है। एक मानवीय क्रिया का मतलब समझ लीजिए, जब भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई भी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें क्या ये यंत्रों का उपयोग करते हैं। यंत्रों मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के बाद हम मशीनों से तो मैन्युफैक्चर कर देंगे, फिर भी उसको मैन्युफैक्चर के लिए उसको प्रोडक्शन करने के लिए भी हमको क्या चाहिए? ह्यूमन चाहिए, एक मानव मानव चाहिए। तो ये एक मानवीय क्रिया है, ताकि सभी लोग मिलजुल के, आपस में मिलजुल के काम करें, कंपनी में मिलके, इसीलिए इसको कहते हैं एक मानवीय क्रिया। उसके बाद है सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सोशल एक इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनी का उद्देश्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या होता है? लाभ कमाना होता है। लेकिन कंपनी क्या लाभ तो कमाती है, लेकिन वो क्या करता है? सामाजिक कार्यों को ध्यान में रखते हैं। ऐसा नहीं कि लाभ कमाने के लिए समाज का अहित करने लगे या गलत चीज करने लगे, उससे लाभ कमाए। तो इसीलिए कंपनी का जो एक्टिविटीज है वो सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी है। कंपनी का दायित्व भी है कि लाभ कमाने के लिए उस समाज में कोई अनैतिकता करने के बाद वो लाभ न कमाए। और कंपनी का ज्यादा से ज्यादा लाभ है, लाभ कमाना। उसके बाद है डायनेमिक। जो ये जो बाजार है वो गतिशील है, डायनेमिक है, वो हमेशा चेंजेस होता रहता है। हमेशा चेंजेस क्यों रहता है? ये हमेशा चेंजेस क्यों होता रहता है? क्योंकि हमारे जो कस्टमर है, हमारे जो कंज्यूमर, उनकी जो रुचि है, हमेशा नीड जो है, डिजायर जो हमेशा प्रोडक्ट में चेंजेस होते रहती। तो इसीलिए इसको डायनेमिक कहा जाता है, क्योंकि हमारे जो फैशन इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री है, उसके अनुसार हमारे जो कस्टमर है, उनकी नीड, जो हमारी रुचि फैशन जो है, उनकी नीड हमेशा चेंजेस होती रहती है। इसलिए गतिशील प्रक्रिया। अब गतिशील प्रक्रिया में क्या होता है? सबसे पहले चार चीज का ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले इसे कस्टमर परचेसिंग पावर, क्योंकि हर कस्टमर की अलग अलग परचेसिंग पावर है, क्रय शक्ति है। हर कस्टमर की जो खरीदने की पावर, प्रोडक्ट को क्रय शक्ति अलग अलग है, क्योंकि हर आदमी का, हर कंज्यूमर का क्या है? इनकम अलग अलग है। इनकम अलग अलग होने की वजह से परचेसिंग पावर अलग अलग है। उसके बाद आप बाजार में विविध उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध है। बाजार में क्या है? कई तरीके का विभिन्न मतलब डिफरेंट बहुत सारे प्रोडक्ट क्या बाजार में उपलब्ध है। तो कौन सा प्रोडक्ट आप कंज्यूमर खरीदे, कौन सा प्रोडक्ट नहीं खरीदे, उसके लिए क्या वो कंफ्यूज रहता है। या बाजार में बहुत सारे कंपटीटर है। कंपटीटर होने की वजह से बहुत सारे बाजार में क्या है कि उत्पाद जो है उपलब्ध रहते हैं। इसकी वजह से क्या, जो हमारे कस्टमर है, जो लास्ट कंज्यूमर है, उसका जो वो क्या, उसका जो डिमांड है वो चेंजेस होता रहता है। फिर ग्राहकों को लगभग प्रत्येक उत्पाद के बारे में जानकारी होती है, क्योंकि बाजार में क्या है कि बहुत सारे उत्पाद है। और ग्राहक क्या करते हैं, जब बाजार में जाते हैं तो उनको प्रत्येक उत्पाद के बारे में जानकारी होती है, रहती। ऐसा नहीं रहता है कि हम उनको चीट कर सकते हैं, या उनको ऐसा नहीं कि हमको पता है कि हम कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उनको कैसे भी करके सेल कर दे या चेप कर दे। तो इसीलिए जब ग्राहकों को प्रत्येक उत्पाद के बारे में पता रहती है, तो क्या करते हैं, हम मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज करते रहते हैं। कभी हम टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, कभी हम अखबार में एडवर्टाइजमेंट सकते हैं, कभी हम क्या करते हैं, एक्टर के द्वारा अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए दे सकते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम मार्केटिंग का जो स्ट्रेटजी वो हमेशा चेंज करते रहे। उसके बाद कंपेयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट। क्या करते हैं, जब कंज्यूमर क्या मार्केट में जाता है, तो बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट रहते हैं, तो वो क्या करता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट को लेके वो कंपेयर करता है कि कौन से प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है, कौन से प्रोडक्ट का प्राइस सही है, कौन से प्रोडक्ट का पैकेजिंग है। उनके प्रत्येक कंज्यूमर को क्या है कि हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है, इसीलिए वो हमेशा वो कंपेयर करते रहते हैं। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग है एग्जीक्यूट मार्केटिंग। हम अपने मार्केटिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या हमको चाहिए, उसमें जी चाहिए चार चीज। सबसे पहले प्रोडक्ट चाहिए।
हमको ये पता करना पड़ेगा कि जो हमारे कंज्यूमर है उनको किस चीज़ की नीड है, किस प्रोडक्ट की नीड है, उसके अनुसार हम क्या कर देंगे, कंपनी में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे। मैन्युफैक्चर करने के बाद उसके बाद इसको 4P बोलते हैं। उसके बाद सेकंड है प्राइस। हम मैन्युफैक्चर करने के बाद प्राइस फिक्स करेंगे, क्योंकि हर जो कंज्यूमर है उसकी जो कैपेसिटी है, क्रय शक्ति है, वो अलग अलग है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कोई प्रोडक्ट हम बना ही दिए, मैन्युफैक्चर कर दिए, मैन्युफैक्चर करने के बाद ऐसा नहीं कि उस प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा हाई हम प्राइस रख दें या बहुत ज़्यादा लो रख दें। बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रख देंगे तब भी कोई नहीं खरीदेगा, बहुत ज़्यादा लो प्राइस रख देंगे तब भी कंज्यूमर सोचेगा कि ये प्रोडक्ट चीप है, तो भी नहीं खरीदेगा। इसीलिए ना तो हम अपने प्रोडक्ट का ना तो ज़्यादा प्राइस हाई करेंगे ना तो प्राइस ज़्यादा करेंगे। हम मिड में प्राइस करके, और हर कस्टमर की कंज्यूमर क्रय शक्ति अलग अलग होती है, परचेसिंग पावर, तो उसके अनुसार हम क्या कर देंगे, प्राइस को फिक्स करेंगे। उसके बाद प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है कि हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ताकि एडवर्टाइजमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में अवेयर है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जानेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे अवेयर होंगे, उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम विज्ञापन करते हैं, प्रमोशन करते हैं। किसी सेलिब्रिटी के द्वारा आप कर सकते हैं, या अखबार में दे सकते हैं, पंपलेट छपवा सकते हैं, टीवी में दे सकते हैं। अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, ताकि हमारे जो कस्टमर है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद है प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमने प्रोडक्ट को बनाया, प्रोडक्ट को बनाने के बाद कौन से स्टेट में या कौन से एरिया में हमारे प्रोडक्ट को जब सबसे ज़्यादा डिमांड है, तो उस कौन से एरिया में, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा डिमांड होगा, उस एरिया, उस स्टेट में हम जब से सबसे ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को वहाँ उस स्थान तक पहुँचाएंगे। जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा जो ठंडा ठंडा कूल कूल तेल चलता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उस प्रोडक्ट की डिमांड है, तो सबसे ज़्यादा बिकता है। लेकिन वही नवरत्न तेल राजस्थान में नहीं बिकता है या कम बिकता है, तो हम क्या करेंगे, राजस्थान में अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, कम से कम पहुँचाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन उसी प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, यूपी में, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम जब भी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मैन्युफैक्चर करने के बाद हमको ये पता करना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा डिमांड है उस प्रोडक्ट की, तो उस स्टेट में क्या करेंगे, हम सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस स्थान पे, सबसे, ताकि सबसे ज़्यादा सर्टेन मैटर को उसे कहते हैं जो आपके पास जो प्रोडक्ट होता है, जो विषय वस्तु होता है, एक प्रोडक्ट को ही जो आपके पास जो उसको सेल करने के लिए आप रखे, उसी को बोलते हैं सर्टेन सब्जेक्टिव मैटर। उसके बाद सर्टेन मार्केट होना चाहिए, आपको एक निश्चित मार्केट, आपको एक, जब भी आप प्रोडक्ट को जो बनाते हैं मैन्युफैक्चर करने के बाद, आपको एक निश्चित मार्केट आपको डिसाइड करना पड़ेगा, सर्टेन मार्केट आपको डिसाइड करने पड़ेगा, कौन से मार्केट में मैं इस प्रोडक्ट को बेचूंगा। जैसे मान लीजिए मैं स्टील कंपनी का मैन्युफैक्चरर हूँ, तो जो स्टील कंपनी का मैन्युफैक्चरर मान लीजिए ABC लिमिटेड है, तो उसको मार्केट को डिसाइड करना पड़ेगा कि एक निश्चित सर्टेन पीरियड में एक निश्चित मार्केट को डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा जो स्टील है सबसे ज़्यादा कहाँ पे बिकता है, भारत बिकता है, चाइना बिकता है, रशिया बिकता है, पाकिस्तान बिकता है, अमेरिका बिकता है, कहाँ पे मेरे प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल होती है, जो सबसे ज़्यादा डिमांड है, उसके अनुसार क्या करना पड़ेगा, हमको एक निश्चित मार्केट को फिक्स करना पड़ेगा, तब जाके हम मार्केट को वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल पाए। उसके बाद है कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस, उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया। देखिए जब भी हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो प्रोडक्ट को बनाने के बाद जो हमारा टारगेट होता है कि हमारा जो उपभोक्ता प्रधान होना चाहिए हमारा, क्योंकि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर क्या है, बाजार का राजा है, और बाजार के राजा के साथ हम धोखा नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम जब प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो हमारा जो टारगेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता प्रधान हो, कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं, ऐसा, तो ताकि जो नीड हो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को सेल हो और कंज्यूमर उसको खरीदे। उसके बाद है क्रिएटिव एक्टिविटी, सृजनात्मक क्रिया। जब भी किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, तो डिजाइन करने में क्या होता है,
कि हमको, क्योंकि कंज्यूमर क्या होता है कि उसकी डिमांड हमेशा चेंज होती रहती है, उसकी डिमांड चेंज होने की वजह से उसकी नीड हमेशा चेंज होती रहती है। तो नीड चेंज होने की वजह हमको हमेशा क्रिएटिव करना पड़ेगा, क्रिएटिव बनना पड़ेगा, या अपने जो प्रोडक्ट है उसमें हमेशा कुछ नई चीज क्रिएट करनी पड़ेगी। नई चीज क्रिएट करने के बाद तब जाके अपने कंज्यूमर के पास उस प्रोडक्ट को पेश करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कंपटीशन में रह पाएंगे, वरना कंपटीशन में नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमेशा क्रिएटिव कलात्मक रहना चाहिए, नए नए प्रोडक्ट, नए नए डिजाइन लाना चाहिए, नए नए आइडिया आना चाहिए। जैसे जैसे कंज्यूमर की नीड चेंज होती रहती है, वैसे वैसे हमको क्रिएटिव होना पड़ेगा, और कंज्यूमर के अनुसार हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ेगा और उनको बनाना पड़ेगा, तब जाके सेल होगा। उसके बाद यूनिवर्सल एक्टिविटी, ये सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक क्रिया कैसे कि ये जो हमारा विपणन मार्केटिंग है, ये हर डिपार्टमेंट में होता है। ऐसा नहीं कि एक ही डिपार्टमेंट हो या एक ही घर में हो, हाँ, या एक ही जगह एक ही स्थान पे हो। ये हर जगह मार्केटिंग की जरूरत है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई कम्युनिज्म हो, या कोई संप्रदाय हो, वहाँ भी हमको मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ती, या कोई कल्चरल हुआ, कोई अर्थव्यवस्था इकोनॉमिकल हुआ, वहाँ पे हमको हर जगह मार्केटिंग विपणन करने की आवश्यकता है। इसीलिए सार्वभौमिक क्रिया है, यूनिवर्सल प्रक्रिया है, ये हर जगह लागू होती है। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ मार्केटिंग, समझते। कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 बनाया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसको बोलते हैं। ये इसलिए बनाया गया ताकि हमारा जो सेलर है ना, वो अपने कस्टमर के साथ क्या करने का, ज़्यादा से ज़्यादा चीट करने लगा या ज़्यादा से ज़्यादा मिलावटी सामान बेचने लगा। तो इसलिए उस प्रोसेस को रोकने के लिए, ताकि जो सेलर है अपने कस्टमर को कोई मिलावटी सामान ना बेच पाए या कोई धोखाधड़ी ना कर पाए, कोई चीट ना कर पाए, उसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। और अगर जो कस्टमर है उसके साथ कोई मिथ्या वर्णन होता है या कोई इंफॉर्मेशन छुपाई जाती है, उसके साथ कोई चीट होता है, कोई धोखाधड़ी होती है, या कोई गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता है, तो ये क्या कर सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 के तहत एक केस कर सकता है। अगर एक केस कर देगा और प्रूव कर देगा तो उसको क्या पैसे मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी जो फेयर लवली का आया था, एडवर्टाइजमेंट आया था कि 1 हफ्ते में गोरा हो जाइए, लेकिन क्या हुआ कि उसके जो एक आदमी ने क्या किया, 6 महीने तक आ, आ, उस क्रीम को लगाया लेकिन गोरा नहीं हुआ। उसका शाहरुख खान एडवर्टाइजमेंट करता था, तो उसने क्या किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 के तहत केस कर दिया और प्रूव कर दिया कि ये जो जो दावा कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसको क्या पेनल्टी देनी पड़ी, जो कंपनी है उसको, कंपनी ने पेनल्टी दी उस आदमी को जो कि केस किया था। तो ऐसा आप इस धोखाधड़ी को बचाने के लिए, या जो हमारे कंज्यूमर है उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये बॉडी को बनाया गया है। उसके बाद नाप तौल अधिनियम बनाया गया है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं जो कि नाप तौल के लिए है, और जो कि नाप तौल से बेचा जाता है, नाप तौल में कोई गड़बड़ी हो जाती है या कम वेट करके देता है, या कम नाप उसका मान लो कोई बिस्किट है, इस पे लिखा है 100 ग्राम बिस्किट, लेकिन वो बिस्किट 85 ग्राम का है। जब वेट करते हैं तो वो बिस्किट 50 ग्राम का आता है। तो नाप तौल में क्या हुआ कि गलती की वजह से इस अधिनियम को बनाया गया है कि हर प्रोडक्ट का एक मिनिमम वेट होना चाहिए, एक मिनिमम साइज होना चाहिए, तो ताकि जो कंज्यूमर तो जो सेलर है जो वो क्या करे, अपने कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी न करे। अगर ऐसा कोई होता है तो आप इस नाप तोल अधिनियम के तहत आप केस कर सकते हैं इस बॉडी की, गवर्नमेंट की एक बॉडी। उसके बाद है संग्रहण एवं काला बाजार अधिनियम, इसको समझते हैं। संग्रहण क्या होता है, काला बाजार अधिनियम क्या होता है। जब भी मार्केट में किसी प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होता है लेकिन सप्लाई होती, या डिमांड तो ज़्यादा हो गया सप्लाई है ही नहीं, या जो सेलर है उसको क्या करेगा, संग्रहण कर लेगा। संग्रहण करने के बाद अपने स्टोर कर लेगा। स्टोर करने के बाद क्या करेगा, जो कि
₹10 का सामान है उसको ₹20 में बेचेगा या ₹50 में बेचेगा। जैसे अभी भी कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में क्या हुआ था, बहुत सारे देश जो कि स्पेसिफिक फार्मूला जानते थे उस दवाई को बनाने के लिए, उन्होंने क्या किया, दूसरे देश को दिया ही नहीं, या दिया तो बहुत हाई प्राइस पे दिया। जो ₹10 का इंजेक्शन था उसको 400, 500, हजार हजार रुपए में बेचा गया। तो इसी को बोलते हैं कि संग्रहण काला बाजारी अधिनियम। तो ये गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि बनाई गई है। अगर ऐसा होता है तो आप इसके तहत भी आप केस कर सकते हैं। उसके बाद माल विक्रय अधिनियम, ये भी गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो कि आप माल को सेल करते, विक्रय करते, कोई भी सेलर या कोई भी जो कंपनी वाला मैन्युफैक्चर करके सेल करता है, तो उसमें क्या है, एक एमआरपी दिया रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उससे ज़्यादा आप उससे ज़्यादा प्राइस में सेल नहीं कर सकते। अगर उससे ज़्यादा प्राइस में आप सेल करते हैं तो इस गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा आप केस कर सकते हैं। अगर प्रूव कर सकते हैं तो उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, विभिन्न कार्यों की प्रक्रिया, ए प्रोसेस ऑफ वेरियस फंक्शन, मतलब ये बहुत सी विभिन्न कार्यों की ये एक प्रक्रिया है जो बहुत सी चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहला आपके पास प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट में माल होना चाहिए, या तो माल होना चाहिए या तो कोई वस्तु होनी चाहिए। उसके बाद विचारों की संकल्पना, विचारों की संकल्पना को इसको स को काट देते हैं, या होता है विचारों की कल्पना। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके पास एक पहला विचार होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, एक थॉट होना चाहिए, तभी आप उस प्रोडक्ट को क्रिएट कर पाएंगे, उसको बना पाएंगे। उसके बाद है प्रोडक्ट प्राइस फिक्स। आपको प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसकी प्राइसिंग को फिक्स करना पड़ेगा कि अब कितने में सेल करेंगे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट इसलिए करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि हम जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदें। उसके बाद है वितरण कार्यों का संपन्न होना, एक्सचेंज इन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग। वो जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ पे हम सारे प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसकी प्राइसिंग को फिक्स करने के बाद हम किस स्थान पर उसको वितरण करेंगे, मतलब पहुंचाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब ये सारी प्रोसेस हो जाते हैं तो उसको तब क्या होता है, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य संपन्न हो जाता है। उसके बाद एक्सचेंज इज द बेसिस ऑफ मार्केटिंग। विनिमय विपणन का आधार क्या है? विनिमय विपणन का आधार समझते हैं। सबसे पहले आप के पास एक विपणन करता होना चाहिए। विपणन करता मतलब क्या, जो कि कंपनी किसी प्रोडक्ट के कंपनी के मैन्युफैक्चर से लेके उसके लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, उसको पहुंचाने की जो प्रक्रिया, उसमें क्या एक विपणन करता है, एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो सारे काम इसको देखे। उसके बाद उत्पाद या सेवा की आपूर्ति होनी चाहिए। आपके पास एक ऐसा उत्पाद या सेवा होनी चाहिए, तो तब जाके आप उसको आपूर्ति कर पाएंगे, अपने कंज्यूमर को दे पाएंगे। उसके बाद है मूल्यवान उत्पाद। आपके पास ऐसा उत्पाद है, आपने जो उत्पाद बनाया तो आपको क्या पता है कि ये मूल्यवान उत्पाद है, जो हमारा कंज्यूमर है इसके बदले हमको मूल्य देगा, कुछ पैसे देगा। अगर मूल्यवान उत्पाद नहीं है तो हमको पैसे नहीं देगा। इसीलिए हमको ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो कि मूल्यवान हो, जो हमारा कंज्यूमर है जो कि खरीदना चाहे, खरीदने के बाद उसके बदले हमको कुछ पैसा देना चाहिए। मूल्यवान उत्पाद होना चाहिए या सेवा के क्रय विक्रय का प्रस्ताव एवं स्वीकृति। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोडक्ट को बनाने के बाद या कोई सेवा है तो सेवा को जब हम देते हैं या प्रोडक्ट को जब सेल करते हैं, तो जो हमारा कंज्यूमर है, कंज्यूमर के पास एक प्रस्ताव होना चाहिए या स्वीकृति होना चाहिए, ताकि कम से कम प्रस्ताव स्वीकृति होने के लिए दो पार्टी होनी चाहिए। एक सेलर होना चाहिए, एक परचेसर होना चाहिए, तब जाके प्रस्ताव होगा। और सेलर परचेसर स्वतंत्र सहमति के, किसी के ऊपर कोई दबाव न हो कि यह प्रोडक्ट को लेना है, स्वतंत्र सहमति हो और उस सेवा या उत्पाद को खरीदने के लिए वो इच्छुक हो और मूल्यवान प्राइस देने के लिए तैयार हो।
तो तब जाके प्रस्ताव की स्वीकृति होती है। दोनों दो पार्टी होनी चाहिए, दो पार्टी के बीच स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, किसी के प्रति दबाव नहीं होना चाहिए या चीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद है क्रेता, एक परचेसर होना चाहिए। जब एक सेलर होगा तो एक परचेसर भी होगा, तभी तो प्रोडक्ट को खरीदेगा। नहीं तो प्रोडक्ट जब पर क्रेता होगा ही तो कैसे परचेस करेगा। तो जब क्रेता हो तो उसके बाद स्वतंत्र सहमति हो, और कोई भी मिथ्यावरण न हो या गलत इंफॉर्मेशन दी गई हो, किसी भी प्रकार प्रोडक्ट में कोई चीट नहीं हो, दो पार्टी होनी चाहिए, तभी क्रेता और विक्रेता मिलेगा। तब क्या होगा कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। उसके बाद मूल्य का भुगतान, मूल्य का भुगतान या भुगतान का वचन। जो हमारा कंज्यूमर है वो मूल्य का भुगतान कर, जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा वो मूल्य का भुगतान कर पाएगा कि नहीं। उसके बाद कैपेसिटी है कि नहीं इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया उसको इतना महंगा कर दे कि उसका पास खरीदने की कैपेसिटी ही नहीं। और वो जो भुगतान का वचन देगा, जो हमको पेमेंट देगा उस वस्तु के बदले, उस प्रोडक्ट के बदले, वो वचन देगा, वो किस मेथड से देगा, कैश देगा या किसी और चेक के द्वारा देगा। और वो वचन देता है तो वचन मतलब कि जो हमको प्रॉमिस करता है, तो कब प्रॉमिस करने के बाद कब तक हमको उस भुगतान कर देगा, आज देगा, कल देगा, 10 दिन के बाद देगा। और पेमेंट मेथड कैश करेगा या चेक से करेगा, किस मेथड से करेगा।